दोस्तों, मेरा नाम अक्षय जैन है। इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर की है। मैं जो है आईआईटी गुवाहाटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया डिज़ाइन फील्ड में। मैं जयपुर राजस्थान का स्टूडेंट हूँ और ये जो है इस साल का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ग्रेजुएट होकर इमीडिएटली दे दिया था 2017 में। तो उस वक्त जो है मैंने 3 महीने की तैयारी से दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स 2 मार्क्स रह गया था। बट इस साल जो है मैंने प्रॉपर 1 साल की तैयारी से सेकंड रैंक्स हासिल की है। और मैं जो है अपने सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको अपनी तरफ से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, मेरे हिसाब से जो है मैंने सबसे बेसिक चीज़ की, मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेबस को जो है बहुत अच्छे से पढ़ा इस एग्ज़ाम के। अगर आप देखिए तो बच्चों की ऑफन ये कंप्लेन रहती है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस इन्फिनाइट है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस सिलेबस को जो है यूपीएससी ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके दे रखा है सारे स्टूडेंट्स को। तो उस सिलेबस के एक एक शब्द को मैंने जो है ये कोशिश की कि मैं अच्छे से उसको कवर करूं। जितनी भी बेसिक किताबें हैं उनको अच्छे से पढूं, उन पर नोट्स बना लूं। शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए, ऐसे नोट्स जो कि मैं फटाफट बना सकता था और फटाफट रिवाइज़ कर सकता था। तो उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था। तो मेरा ये रहा कि मैंने जो है प्रीलिम्स से पहले ही काफ़ी सारे सिलेबस कवर कर लिया था, अपने ऑप्शनल का भी और जीएस का भी। और बहुत ज़्यादा मैंने जो है फोकस आंसर राइटिंग पर किया। तो मैं जो है डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था, मैं लगातार टेस्ट देता था। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं जो भी पार्ट कर रहा हूँ, सपोज से अगर मैं जीएस 1 कर रहा हूँ तो हर एक चीज़ को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं और साथ में एक अच्छे से उसका प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट दे दूं। देखिए, रिगार्डिंग दी रिसोर्सेज मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने रिसोर्सेज कम रखिए। जो बेसिक किताबें हैं वो सबको मालूम है कौन कौन सी किताबें हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जो कि हेल्पफुल हैं। बट ये मत करिएगा कि आप जो है उनमें ज़्यादा लग जाएँ, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। तो जो कुछ अच्छी साइट्स हैं मेरे हिसाब से, जो कि मैंने भी रेफ़र की थी, और कुछ अच्छे से मटेरियल अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि आप अलग अलग टॉपिक्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सिलेबस का टॉपिक है उसको आप अच्छे से कर लीजिए और उसके लिए आपको जितना मटेरियल लगता है आप कीजिए, बट कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, और उस पर एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपका बाद में रिविज़न आसानी से हो सके। देखिए, मैं पहले यही कहूँगा कि जो लोग अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, सपोज से जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो मेंस रेडी हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोच रहा है कि वो पहले प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लेगा और फिर बाद में प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी करेगा, तो मेरे हिसाब से उसको काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जो है अपनी तैयारी इंटीग्रेटेड रखिए। प्रीलिम्स कम मेंस जो अप्रोच जिसे कहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। मेंस में थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बट मेन सिलेबस दोनों का सेम है। और आजकल का प्रीलिम्स का पेपर भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है। उसमें वो लोग स्टैटिक नॉलेज भी आपकी अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। तो जिसकी मेंस पर मास्टरी है वो मेरे हिसाब से उसके लिए प्रीलिम्स में भी एडवांटेज है। तो रही बात एक एक जीएस पेपर की, सो सपोज से मैं जीएस 1 से चालू करूं, तो जीएस 1 अगर आप देखें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि जीएस 1 आप सबसे पहले उठाएँ अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो, वरना मेरे हिसाब से सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपना ऑप्शनल पूरा कर लेना चाहिए। तो अभी मैं ऑप्शनल पे आऊँगा, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, बट पहले मैं जीएस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो जीएस 1 जो है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है। अगर आप देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इनको सबसे पहले आप अगर करना चाहें तो सबसे पहले इन्हें करें। इन पर अच्छे से छोटे नोट्स बना लीजिए और जो बेसिक सोर्सेज हैं प्लीज़ सिर्फ उन्हें ही रेफ़र कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात GS2 की, सो GS2, GS3 इन दोनों में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी रोल है। तो मेरे हिसाब से जिसकी स्टैटिक पे मास्टरी है उसको जो है करंट अफेयर्स समझने में फिर मज़ा भी आता है और उसको अच्छे से ज़्यादा एनालिसिस भी हो पाता है उन चीज़ों का। तो आप इसमें भी सेम अप्रोच ही फॉलो कीजिए, सिलेबस का एक एक शब्द कवर कीजिए, उन पे नोट्स बनाइए और ये इंश्योर कीजिए कि आप जो स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं उसको करंट डायनामिक पार्ट से लिंकअप कर सकें। सपोज से अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं GS2 में, तो देखिए कि अभी पार्लियामेंट जो पिछला पूरा लोकसभा रही उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा, कहाँ कहाँ इश्यूज़ थे, कहाँ कहाँ जो है सक्सेस स्टोरीज थी, तो उसको लिंकअप कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप GS2 और 3 दोनों में जो है स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को अच्छे से लिंकअप कर सकें और एक एक चीज़ को फोकस कीजिए। प्लीज़ कुछ भी इग्नोर मत कीजिए।
रही बात सपोज से GS3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, टेक्नोलॉजी की, आपके साइबर सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स जो हैं इनको भी प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो इनको प्रीलिम से पहले करने की कोशिश कीजिए। फिर रही बात GS4 की, GS4 थोड़ा जो है हटके, मैं कहूँगा एक अलग ही पेपर रहता है जिसमें एथिक्स के बारे में पूछते हैं। तो एथिक्स का एक ऐसा पेपर है जिसमें जो है अलग ही अप्रोच रहती है। वो लोग जो हैं आपसे जानना चाहते हैं आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, तो उनका प्लीज़ यूज़ कीजिए। और चारों पेपर्स में मैं यही कहूँगा आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूरी है। आप अपने अच्छे से एक मॉडल आंसर बनाइए, आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, फ्लो डायग्राम्स कैसे डालेंगे, कौन कौन से टेबल्स का यूज़ करेंगे, कैसे कैसे आप जो है पॉइंट वाइज अरेंज करेंगे पूरे सब्जेक्ट मैटर को, और कैसे आप लिखेंगे पूरा ब्रॉड आंसर। तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज़रूरी है। रही बात ऐसे की, मेरे हिसाब से आपको जो है ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो प्रीलिम्स से पहले भी नहीं कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स के एटलीस्ट बाद जो है हफ्ते में एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं होता तो एटलीस्ट 2 हफ्तों में एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, बट उसे इग्नोर ना कीजिए। और ऐसे जो है आप पुराने टॉपिक्स कर लीजिए, कोई भी नए टॉपिक्स कर लीजिए, बट प्लीज़ डू राइट एसेज एज वेल। देखिए ये जो सब रिसोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन साइट्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मैं जो है क्या करता था, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मैं अब बस आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो रही बात अखबार की, न्यूज़पेपर की, मैं जो है एक अखबार पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ता था। ना मैंने किसी भी स्टेज में एक अखबार से ज़्यादा यूज़ किया, ना कि इवन अपने इंटरव्यू में भी मैंने एक अखबार से ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो अखबार जो है मैं हिंदू पढ़ता था, कोई भी अखबार पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई और सा भी अखबार। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था। इनिशियली ऑब्वियसली जब आप चालू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अखबार में, वो नेचुरल है। तो बट जैसे जैसे आपको आदत लगेगी, आपका अखबार जो है आप देखिएगा अराउंड 1 to 1.5 आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। प्लीज़ उसको उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि आपको और भी चीज़ें करनी रहती हैं। और अखबार के जो है मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत सारी अप्रोच आजमाई अखबार पढ़ने में, गलतियाँ भी काफ़ी की इनिशियली, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा आपके फ़ायदे के लिए। इनिशियली क्या रहता था, मैं अखबार के नोट्स बनाया करता था, तो उनको बनाने में मेरा बहुत टाइम चले जाता था। तो मेरा ये मानना है कि अखबार के नोट्स मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं उनको ना तो रिवाइज़ कर पा रहा हूँ, ना तो वो मुझे इतना सब्सटेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं। तो मैंने बाद में अखबार के नोट्स बनाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नोट्स बनाता था अखबार से, एडिटोरियल इनफैक्ट, जो मुझे ऐसा लगता था सिलेबस के किसी डायरेक्ट टॉपिक में कवर किए जा सकते हैं और जो मुझे सही में एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करें अपने आंसर्स में। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन का कोई एक आर्टिकल मुझे ऐसा लगता था कि जिस पे मैं नोट्स बना दूँ। तो इसलिए मैं जो है अखबार पे ज़्यादा टाइम नहीं फिर लगाता था और मेरा जो है प्रोडक्टिव रहता था अखबार का यूज़। और रही बात अदर सोर्सेज की, PIB की, डेफिनेटली ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको स्कीम्स, जो सरकार स्टेप्स ले रही है, जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, उनको समझने में मदद करती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्कीम या उसके बारे में जानना है, इनिशिएटिव्स, तो PIB बहुत अच्छा सोर्स है। और सपोज से आप जानना चाहते हैं कि सपोज से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, तो आप गूगल पे ये टाइप कीजिए, उसके आगे PIB लिख दीजिए, तो आपको पूरा एक अच्छे से रिसोर्स मिल जाएगा, एक जगह जहाँ पे आपको सारी इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। बस ये है कि उस पर भी ज़्यादा टाइम ना बिताएं, किसी भी रिसोर्स पे इतना टाइम ना बिताएं कि आपका पूरा दिन उसी में चले जाए। उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ज़रूरी रहता है, हालांकि मेरा ये मानना है कि उसको पूरा पढ़ने की एकदम रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हो सके तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हैं, बट मैंने कभी भी कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ा। मैं जो है उसकी समरी पढ़ा करता था और उस समरी के भी खुद के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना देता था, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, ताकि जो है ऐसा अगर सपोज से समरी 30 पेजेस की है तो मैं उसको 2-3 पेज में कन्वर्ट कर देता था, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता था। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, जो भी रिसोर्सेज रख रहे हैं उनका प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए। प्लीज़ उनमें ज़्यादा गहराई में मत जाइए, उनका अच्छे से यूज़ कीजिए। और एक बार सोचिए कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, क्या वो आपको वो 1 मार्क एक्स्ट्रा लाने में मदद करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, बात अपन करते हैं आंसर राइटिंग की। सो आंसर राइटिंग का महत्व मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा है। और आंसर राइटिंग जब आप चालू करते हैं तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आप जो है बहुत ही अच्छे आंसर्स लिखने लग जाएंगे। वो नेचुरल प्रोग्रेशन है जो कि विद एक्सपीरियंस आता है, जो कि विद प्रैक्टिस आता है। तो आंसर राइटिंग में अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ। मैं जो है ऐसे आंसर्स लिखता था
कि जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको अच्छे से समझिए, एक एक वर्ड को उसको समझिए। मतलब ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन पर ही 5 मिनट बिता दें, बट एटलीस्ट ये समझें कि वो पूछना क्या चाह रहा है। और जब आप एक बार वो समझ जाएं तो आप अपने आंसर में ये इंश्योर कीजिए कि जो पूछा है आपने एक एक पार्ट अच्छे से एड्रेस कर दिया। और आंसर आपको जो है ऐसा लिखना है जो कि सामने वाला जो चेक कर रहा है उसके लिए अच्छा लगे उसको चेक करते हुए। तो उसके लिए आप जो है अपने आंसर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इंट्रोडक्शन आपका जो मेन बॉडी है और फाइनली कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट होना चाहिए, 2-3 लाइनों का मेरे हिसाब से। उसमें आप चाहें तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डेफिनेशन से, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी फैक्ट से। फैक्ट्स का भी बहुत अच्छा रोल रहता है बिकॉज फैक्ट्स जो हैं आपके आंसर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसमें एक लॉजिक, एक सब्सटेंस लाते हैं, तो उन पर भी ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जो बॉडी आती है, मैं जो है क्या करता था, सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देता था। तो सब हेडिंग्स का प्रयोग कीजिए ताकि आंसर आपका और प्रेजेंटेबल हो जाए। फिर उसमें जो है मैं जो मेन बॉडी लिखता था हमेशा पॉइंट्स में लिखता था। मैं ये इंश्योर करता था कि पूरे आंसर में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 15 पॉइंट्स हो टोटल मिला के। मतलब फाइनली जो आपका पूरा आंसर है उसमें 15 पॉइंट्स हो सके। और फिर उसके बाद जो है मैं ये ज़रूर इंश्योर करता था कि फ़्लो चार्ट्स का मैं काफ़ी यूज़ करूँ। तो फ़्लो चार्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर आप अलग अलग मॉडल आंसर्स देखें, आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखें तो लोगों ने अलग अलग तरीके से फ़्लो चार्ट्स यूज़ कर रखे हैं। किसी ने जो है स्पाइडर यूज़ कर रखा है, किसी ने टेबल यूज़ कर रखी है, मैं जो है एक ट्री डायग्राम यूज़ किया करता था। तो आप जो है सेलेक्ट कीजिए कौन से फ़्लो चार्ट्स ऐसे हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ किए जा सकते हैं और प्रैक्टिस से उनको अपने जहन में डाल लें। ऐसा होना चाहिए कि आप जब लिखने लगे आंसर्स तो अपने आप आपका हाथ चल पड़े और आपके अपने आप ही ये फ़्लो चार्ट्स आने लग जाएं, आपको सोचना ना पड़े उनके बारे में। और रही बात कंक्लूजन की, कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जो उन्होंने पूछा है उसका एक अच्छा विजन होना चाहिए और आप जो है एक ऐसा पॉजिटिव आउटलुक दीजिए अपने कंक्लूजन से। और रही बात रिपोर्ट्स की, इन सब के यूज़ की, तो बिल्कुल मेरा ये मानना है कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नीति आयोग हो गई, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जैसी रिपोर्ट्स हो गई, इनको ज़रूर कोट कीजिए अपने आंसर्स में, इनको मेंशन ज़रूर कीजिए क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में, मेरे हिसाब से सेम ऐसा रहता है, हर एक ऑप्शनल का अलग अलग रहता है। तो ऑप्शनल में भी आप जो है एक मॉडल आंसर बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। अपने टीचर से चेक करवाइए, अपने सीनियर से चेक करवाइए और एक अच्छे से डेवलप कर लीजिए एक ऐसा आंसर जो आप प्रैक्टिस कर करके अपने जहन में बिठा लें। एंड अब मैं ऑप्शनल पे आना चाहूँगा। मैं ऑप्शनल को जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता हूँ। मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल जो है गेम चेंजर है, क्योंकि अगर आप देखिए जनरल स्टडीज़ जो है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलर सिलेबस आता है, बट काफ़ी सिमिलर से मतलब आपके जो मार्क्स का वेरिएशन है बिटवीन कैंडिडेट्स वो उतना नहीं होता, बट ऑप्शनल में होता है। तो आपको अपने ऑप्शनल पर मास्टरी आना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि मैं ऑप्शनल सबसे पहले करूं। तो मैंने जो है जब तैयारी चालू की तो करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ता ही था, बट मेनली मेरा दिन जो है ऑप्शनल में जाता था। और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने जो है कोचिंग ली थी। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग नहीं ली, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के लिए ली। एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग मैंने वैद सर से ली थी, जो कि मतलब उनके जो रोल रहा गाइडेंस का वो मेरे लिए बहुत, मैं उसको पिविटल मानता हूँ अपनी सक्सेस में। तो मैं क्या करता था, मैं जो है खुद से जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे, जितने भी मुझे ऐसा लगता था एक अच्छे से क्वेश्चन बैंक बनाकर उनके मॉडल आंसर्स बनाता था और वो आंसर्स मैं सर से लगातार चेक करवाता था और ये इंश्योर करता था कि ऐसे आंसर्स लिखूं जिनसे मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो ऑप्शनल मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी ऑप्शनल हो प्लीज़ उसका सिलेबस जितना कर सके उतना करने की कोशिश कीजिए प्रीलिम से पहले। तो अगर मैं आपको कहूँ, सजेस्ट करूँ, अगर कोई सपोज से तैयारी चालू कर रहा है जून में अगले साल के सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो जो है अराउंड अक्टूबर नवंबर तक अपने ऑप्शनल पर फोकस करें। फिर जो है उसके बाद से अराउंड फरवरी तक जीएस पर और फिर जो है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर फोकस किया जा सकता है फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम। इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू मेरे हिसाब से सबसे एनरिचिंग प्रोसेस है पूरी जर्नी का, सबसे इन्जॉयबल प्रोसेस है पूरी जर्नी का, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है और इसमें सारा खेल आपकी पर्सनालिटी का है। तो इंटरव्यू में अगर आप देखें तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि इंटरव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज ऑलरेडी देखी जा चुकी है प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से। तो ये सब जो है आपके पर्सनालिटी के बारे में है।
तो जो यूपीएससी ने शब्द लिखे हैं प्लीज़ उन्हें गौर फरमाएं, उनको अच्छे से समझिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अपन अब बात करें कैसे पढ़ना है इंटरव्यू को लेकर। तो मैंने क्या किया था, मेरा जो है इंटरव्यू डेट काफ़ी आखिरी में आई थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं क्या करता था, एक तो मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए इंटरव्यू के लिए अलग से। तो अगर टॉपिक ले लिया इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पे जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमी की, उन सबको मैंने जो है शॉर्ट नोट्स में तब्दील किया ताकि फटाफट पढ़ सकूं। और सेम मैंने पॉलिटी के लिए किया और अलग अलग टॉपिक्स के लिए किया जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर मैं जो है काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ देता था। कुछ लोगों का ये मानना है कि मॉक इंटरव्यूज़ कम देने चाहिए, कुछ लोगों का मानना है ज़्यादा देने चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मेरा पर्सनली ये था कि ज़्यादा देने में कोई बुराई नहीं है, हर मॉक इंटरव्यू से आपको प्रैक्टिस ही होती है और इसलिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको देना है। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से दे देंगे तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको कितने देने हैं। फिर मैंने जो है इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में वो लोग क्या देखना चाहते हैं, वो लोग आपके कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, वो लोग आपका कामनेस देखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं। और वो लोग ये देखना चाहते हैं कि जो आपकी ओपिनियंस हैं, जो आपके स्टैंड है, वो लॉजिकल है कि नहीं। आप भले ही गलत आंसर करें, आप भले ही एक बार मना कर दें कि सर मुझे नहीं आता, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर जो आप चीज़ कह रहे हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है और अगर आप हवा में बातें कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। और रही बात मेरे पर्सनल इंटरव्यू की, तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू जो है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर रहा। उन्होंने कुछ जो है मेरे बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मेरे वर्क एक्सपीरियंस को लेकर पूछा उन्होंने जो है। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी था जैसे रूम में रखी पानी की बोतल के बारे में वो पूछने लगे। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और अगर आप मुझसे साल भर भी इंटरव्यू की तैयारी करवा लेते तो उसमें भी मैं कुछ कभी ज़िंदगी में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि रूम में रखी पानी की बोतल के बारे में भी पूछा जा सकता है। और उस सवाल उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे मुझसे उस बोतल पर, मैं कुछ बता पाया, कुछ नहीं बता पाया। बट जब भी मैं नहीं बता पाया, मैं जो है उनको कॉन्फिडेंट